और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है हरियाणा के गुहाना से, जहां पर जलेबियां टमाटर प्याज से भी सस्ती हो गई है। गुहाने से जुड़ रहे हैं हमारे एक सहयोगी, देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। आखिर क्या है ये पूरा मामला? सर, सुबह एक बहुत मोटी पार्टी आई थी हमारी दुकान पे और 90 कुंटल जलेबियों का ऑर्डर देके चली गई। और अब वो जलेबी लेने आई को नहीं, वो तो भला एक सज्जन आदमी आ गया था जो हमारी सारी जलेबियां ले गया। पहले जब कोई उत्सव होता था तो लड्डू बांटे जाते थे, लेकिन अब से जलेबियों का ट्रेंड हो गया। इसकी स्टोरी भी मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हरियाणा के विधानसभा के चुनाव के रिजल्ट आ चुके हैं और बीजेपी ने पूर्ण बहुमत से यहाँ पे सरकार बना ली है। हालांकि अभी तक मुख्यमंत्री का चेहरा सामने नहीं आया है, लेकिन हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस जो इस चुनाव को फुल तैयारी के साथ लड़ रही थी, यानी कांग्रेस की एक तरफ से आंधी चल रही थी, लेकिन उनकी भी हवा निकल गई। हालांकि ये टक्कर काफी जबरदस्त थी, यानी हम ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस बहुत बुरी तरह से हारी है। हाँ, ये बात अलग है कि उन्होंने जो राजनीतिक गणित लगाया था वो उनका चला नहीं। 20 के ऊपर अगर बढ़ जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। 15 से 20 के बीच में इनकी सीटें आने जा रही, उससे कमी होंगी। और ना ही उनका जवान किसान पहलवान नौजवान का नारा चला। हालांकि उनकी पहलवान जरूर विजयी हुई है, लेकिन फिर भी उनके बहुत सारे योद्धा धराशायी हो गए। और अगर आपको याद है तो 2022-23 में जो किसान आंदोलन हुआ था और उनके एक मुख्य किसान नेता गुरनाम सिंह चंडोनी भी हरियाणा में पेहवा की सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। ये बात अलग है कि उनको वहां के किसानों ने वोट नहीं दिया और उनको करारी हार का सामना करना पड़ा। इससे यह साबित होता है कि ये सिर्फ राजनीतिक तथ्य थे, यानी हरियाणा का ही नहीं पूरे भारत का किसान जवान नौजवान और पहलवान मोदी जी के साथ है। और एज यूजुअल कांग्रेस अपने हार का ठेकरा ईवीएम के सर पे फोड़ रही है। उनके हिसाब से जो जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए वहां ईवीएम ठीक थी, हरियाणा में चुनाव हुए वहां ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। पीछे जो लोकसभा चुनाव हुए वहां भी ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हुई, लेकिन फिलहाल वो जीत से थोड़ा सा दूर रह गए तो हरियाणा में ईवीएम में गड़बड़ी हो गई है। कांग्रेस का जो चुनावी षड्यंत्र था उसमें उन्होंने सिर्फ हरियाणा के जाटों को ही फोकस किया। उनको पता था कि मुस्लिम वोट तो उनके साथ है ही, अगर हरियाणा का जाट समुदाय भी एक हो जाए और कांग्रेस को वोट दे तो उनकी जीतते हैं। और जो दलित वर्ग बचता है वो कांग्रेस की आपसी कलह की वजह से खराब हो गया। शैलजा कह रही है कि हुड्डा जी बात ही नहीं करते मुझसे। शैलजा पहले से कह रही है जी बीजेपी को ही वोट दो। हाँ जी, ये तो वैसे फॉर्मेलिटी पूरी कर रही है, उनका तो ऐसा कुछ नहीं है, वो कांग्रेस से तंग है। यानी अब सीधा सीधा शैलजा को इसका श्रेय दे सकते हैं। अब आपको एक अंदर की बात बताते हैं। सुनने में यह है कि हरियाणा कांग्रेस नहीं चाहती थी कि राहुल गांधी भी हरियाणा में आए और यहाँ पे रैलियां करें। उनको कहीं ना कहीं अंदरूनी डर सता रहा था कि राहुल गांधी हरियाणा में आके फिर से कोई नया चमत्कार ना कर दे। बहुत सुनने को मिलता है भारत माता की जय, मगर ये भारत माता है कौन? ये है क्या? और हमें एक बार फिर इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है। और हुआ भी वही जिसका डर था। और राहुल गांधी जी आए भी और आते ही उन्होंने हरियाणा के जनता के लिए एक जलेबी की फैक्ट्री का एक नया आविष्कार कर भी दिया। राहुल गांधी ने जिन 6 सीटों पर रैलियां की वो सभी की सभी सीटें कांग्रेस हार गई। यहाँ मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि राहुल गांधी की रैलियों में जब इतने समर्थक जाते हैं, इतनी भीड़ होती है वहां पे और लोग उनको वोट देते ही नहीं, यानी वो राहुल गांधी की रैलियों में देखने क्या जाते हैं? क्या आपको पता है? कमेंट में जरूर बताएं प्लीज। माना जा रहा है कि हरियाणा में ये जो चुनाव हुए हैं ये सिर्फ जातिवाद के चुनाव थे। हिंदू मुस्लिम तो इसको कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि मुस्लिम संख्या यहाँ पे काफी कम है और जो है वो सब कांग्रेस की तरफ है। वहीं जम्मू कश्मीर में भी हमें यही देखने को मिला। जम्मू में जो वैष्णो देवी के आसपास का जम्मू का एरिया है जहाँ पे हिंदू ज्यादा रहते हैं, उन्होंने बीजेपी को समर्थन दिया। वहीं पे जो घाटी है यानी कश्मीर का एरिया है, वहाँ पे सारे जम्मू के नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के समर्थक थे। जम्मू की नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी और कांग्रेस का समर्थन होने के कारण सरकार तो एटलीस्ट उनके समर्थन की ही बननी है। हरियाणा में 4-5 तो ऐसी सीटें हैं जो बिल्कुल नाम मात्र मार्जिन से इधर से उधर हो गई, जिसमें सबसे पहले नाम आता है उचाना विधानसभा सीट का। वहां पे बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र अत्री सिर्फ 32 वोट से जीते हैं और दूसरे नंबर पे कांग्रेस के ब्रिजेंद्र सिंह थे जो सिर्फ 32 वोटों से हार गए। हालांकि ये दुष्यंत चौटाला का गढ़ माना जाता है जो अभी 5वें स्थान पे है और मीडिया की खोज अभी भी जारी है कि शायद दुष्यंत चौटाला का कोई आखिरी बयान मिल जाए जो उनके समर्थकों को वो सुना सके। दुष्यंत चौटाला जब अपने मंत्री पद का 4.5 साल का कार्यकाल पूरा करके वापिस आए थे तब भी लोगों ने यही कहा था कि ये पहला अग्निवीर आ गया। और इन चुनाव के रिजल्ट देख के लगता है कि मोदी जी ने उनको एक लंबी छुट्टी पे भेज दिया है। हालांकि हम यहाँ पे मोदी जी से रिक्वेस्ट करेंगे उनको पहला अग्निवीर माना जाए और कोई छोटी मोटी नौकरी जरूर दी जाए उनको। वहीं पे सीएम पद का दावा करने वाले इनेलो भी 2 सीट पे सिमट कर बड़ी मुश्किल से अपनी इज्जत बचाई है। नहीं बन सकता मुख्यमंत्री इस प्रदेश का, कभी नहीं बन सकता। तो कौन आपको लगता बनेगा? आपकी पसंद कौन है? हम बढ़ेंगे भाई। अच्छा, हमारे की बात कर रहे हैं। और जिसमें से एक सीट तो सिर्फ 610 वोटों से जीती है। यहाँ भी बीजेपी बाजी मार सकती थी। और इन चुनाव में आदमपुर का 56 साल पुराना बिश्नोई समाज का गढ़ भी ढह गया। भव्य बिश्नोई मात्र 1268 वोट से हार गए। वहीं पे कांग्रेस के प्रत्याशी चंद्र प्रकाश जी जो एक पूर्व IAS ऑफिसर भी है, 1268 वोट से आदमपुर विधानसभा में जीत हासिल की है।
हालांकि ये उनका पहला चुनाव था और पहले ही चुनाव में उन्होंने एक गढ़ को पछाड़ दिया। ये एक बहुत बड़ी बात है, यहाँ पे बहुत बड़ी विजय है उनकी। वहीं पे लोहारू की सीट भी सिर्फ 792 वोटों की वजह से बीजेपी के हाथ से निकल गई। भजन लाल जी के दूसरे बेटे चंद्रमोहन जी, वो भी सिर्फ 2000 वोटों से ही जीत पाए। यानी आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी कांटे की टक्कर थी ये। और यहाँ पे दिल्ली की आम आदमी पार्टी भी कोई खास अपना जलवा नहीं दिखा पाई। हालांकि बड़ी बड़ी बातें करने में तो वो एक्सपर्ट हैं और उन्होंने कहा भी था कि आज लोग मेरे से पूछते हैं आपकी सरकार बन रही है क्या? मैं कहता हूं हमारे बिना भी सरकार नहीं बन रही आज हरियाणा के अंदर। जो भी सरकार बनेगी आम आदमी पार्टी के समर्थन से बनेगी। लेकिन उनका जेजेपी की तरह खाता भी नहीं खुला और उनको हरियाणा की जनता ने 1% वोट भी नहीं दिया। आम आदमी पार्टी ने 90 में से 88 सीटों पे चुनाव लड़ा, उसमें से भी 87 सीटों पे जमानत जब्त हो गई। क्या ये फरवरी में दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजे अभी से तो नहीं आ गए? कहीं बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की परमानेंट छुट्टी तो नहीं कर दी? आप मेरे को बेटा तो कहते हो, आप मेरे को भाई तो कहते हो, आप मेरे को परिवार का हिस्सा तो मानते हो, लेकिन पता नहीं है क्या हो जाता है लोकसभा में उनको जाके वोट दिलाते हो। हालांकि अरविंद केजरीवाल जाते जाते कांग्रेसियों को एक नसीहत जरूर दे गए, लेकिन मुझे ये लगता है कि वो आदमपुर के भव्य बिश्नोई को अपने राजनीतिक जीवन में जरूर इम्प्लीमेंट करनी चाहिए और इन चुनावों से काफी कुछ सीखना चाहिए। आज के चुनाव से सबसे बड़ी सबक यही है कि ओवर कॉन्फिडेंस मत करना कभी भी। किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हर चुनाव कठिन होता है, हर चुनाव में हर सीट कठिन होती है। मेहनत करनी है और लड़ाई मत करना, अपने एमएलए के साथ लड़ाई मत करना। लोग अक्सर कहते हैं कि चुनाव पे बहुत ज्यादा खर्च होता है। वहीं पे आम आदमी पार्टी को शायद पहले से ही दिख रहा था कि उनकी कितनी सीटें आनी है, फिर भी उन्होंने 90 में से 88 सीटों पे अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। यानी इन चुनाव में जो खर्चा लगने वाला था, इसका मतलब हरियाणा की जनता तो बहुत अमीर है। इतना पैसा है लोगों के पास कि वो एक लंगड़े घोड़े पे भी दाव लगा सकती है। और यहाँ पे एक मतलब तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, ये स्पेशल हमारे देश में ही होता है कि आप किसी आदमी को कितना भी मुजरिम साबित कर दो, उसको कितना भी सजा हो जाए, उसके कितने भी कांड आपके सामने आ जाए, कोर्ट ये प्रूव कर दे कि ये बंदा गलत, उसके बावजूद भी हमारे देश में उसके समर्थक कम नहीं होते। और ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी के बारे में नहीं है, ये ऐसे बहुत सारे नेता हैं, साधु हैं, बहुत सारे एमएलए एमपी हैं जिनके गुनाहों की लिस्ट निकाली जाए तो इतनी लंबी है, लेकिन फिर भी उनको पार्टियां टिकट देती है। और सबसे खास बात, हमारी जनता उनको जिता के फिर से सर पे बैठा लेती है। अब जब हरियाणा में बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनने जा रही है तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि इस बार परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और जो दलित वर्ग है जो बीजेपी की तरफ गया है, उसका कारण भी यही था, क्योंकि उनको पता चल गया था कि हरियाणा में हमेशा यही माहौल रहेगा, मंत्री का बेटा मंत्री, एमएलए का बेटा एमएलए। जो दलित वर्ग है उनका नंबर कभी नहीं आएगा। हाँ, बीजेपी शायद उनको मौका जरूर देती और बीजेपी वैसे देती भी है मौका। राहुल गांधी जी ने हरियाणा में जलेबी की फैक्ट्री तो लगा दी, लेकिन ना तो हरियाणा में कांग्रेस के समर्थक इसको खास के और ना ही इसको जम्मू कश्मीर में खाया जा सका। वहीं पे बीजेपी वालों ने एक नया ट्रेंड चलाया है और वो अपने समर्थकों के बीच में सिर्फ और सिर्फ जलेबियां ही बांट रहे हैं। अरे ले ले जलेबी ले ले, तेरी कसम ले लिया। अरे कोई बात ना, राम सर कसम झूठी खाऊंगा, अगली बार जितवा दूंगा। तेरी कसम मैंने ले लिया था। कोई बात नहीं, हार जीत की शांति से जलेबी भाई दो ले, तुम दो ले, बीजेपी दो ले। पूर्ण बहुमत है, पूर्ण बहुमत की सरकार है हरियाणा में और जलेबी कढ़ाई में बनकाई है फैक्ट्री की नहीं। और कुछ महीनों के बाद में वो महाराष्ट्र में भी जलेबियां बांटने की बात कर रहे हैं और उसके बाद में अगले साल दिल्ली में भी जलेबियां बांटने की बात चल रही है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये पूरा चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी के नाम पर ही लड़ा गया, मोदी जी के नाम पे ही बीजेपी की जीत हुई है। बाकी अपनी अपनी राय है। 5 किले आओ भाई, जो को नुकंदा उड़ा रखा, मैं 5 किले की शर्त लाऊं रजिस्ट्री पहले टेकूंगा भाई। अरे लोकसभा में देख ले काका 50-50 आ रही है। तो लोकसभा छोड़, मैं हरियाणा के सीएम की शर्त लाऊं, 5 किले आओ भाई, 5 किले की शर्त लाऊं भाई। जोर नुकंदा नहीं उड़ा रखा, 5 किले की। हरियाणा में कांग्रेस आवेगी, काम होएगी, नौकरी मिलेगी, काम होएगी, सारे भाग लगेंगे। हाँ भाई, जो उड़ा गया ना शिल्लुन डीएसपी लो, पक्की बात है, पक्की। मजा दे दिया। इस वीडियो में बस इतना ही। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। राम राम सर जी, थारा फॉर्मूला तो काम कर गया, हमारी सारी जलेबियां बिक गई। अब इसकी फैक्ट्री लगानी से बताओ कड़े लगावा। बहुत अच्छे, हम इसकी 4-5 फैक्ट्रियां लगाएंगे, वो भी दिल्ली के आसपास। लेकिन सर जी बड़ा तो जमीन बहुत महंगी मिलेगी। अरे नहीं, तुम एक नंबर नोट करो, इस पे बात करना। वहाँ पे जमीन तुम्हें जलेबी से भी सस्ती दिलवा दूंगा। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी थारा।